बोले शंखेश्वर पार्षद भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती मात की जय। पिछले कुछ दिनों से संस्कृत सीखने का प्रयास सभी पुण्यशाली कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला के अंदर एक बार हम पूरा पुनरावर्तन कर लेंगे और उसके बाद में अपने विषय के अंदर आगे बढ़ेंगे। अपना फर्स्ट चैप्टर परिपूर्ण हो चुका है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी बातें सीखी। संस्कृत भाषा के संबंध में बहुत कुछ बातें ऐसी जो हमें ध्यान नहीं थी और उस प्रकार का भी विज्ञान कई लोगों को जानने को मिला होगा। अब देखिए, अब तक हमने क्या क्या सीखा है, और जिनको भी आता है तो यहाँ पर थम्स अप करते जाइएगा, तो उनको मैं पूछता भी जाऊंगा और उस हिसाब से अपन आज की क्लास के अंदर 15-20 मिनट अपन पुनरावर्तन करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ण कितने हैं? जिनको आता है वो थम्स अप कीजिएगा। रेखा खांटे, बोलिए वर्ण कितने हैं? 47। 47 है। चलिए दूसरा प्रश्न, अपने आप म्यूट कर दीजिएगा। हाँ गुरुजी। दूसरा प्रश्न है, व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से? व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से? ममता जैन, बुक में देखकर नहीं बोलना है, बिना बुक में देखकर बोले। 33। कौन कौन से? बोलिए। व्यंजन उच्चारण करके। गड़स है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, पूरा बोलिए। 33। क ख ग घ न च छ च ज न त थ द ध न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह। अब देखिए आपने क्या गलती की है। क ख ग घ न बोल दिया, च छ ज ज न बोल दिया, ट ठ ड ढ न बोल दिया, चारों में न का उच्चारण कर दिया। पहले में ग है, दूसरे में य है, दूसरे में न है, चौथे में न है और पांचवें में म है। ये खास ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए आगे, स्वर कितने और कौन कौन से? वैजंती पी जैन, स्वर कितने हैं और कौन कौन से? वैजंती पी जैन ने थम्स अप किया। और हाँ, अ आ ई उ रू रू लू लू ए आई ओ औ। बराबर, ये स्वर है। अब जिनको भी आता है हाथ ऊपर कीजिएगा। एक साथ में 3 प्रश्न हैं। ह्रस्व कितने, दीर्घ कितने और प्लुत कितने रहे हुए हैं? मिच्छामि दुक्कडम। ह्रस्व, दीर्घ और संध्यक्षर। लीला गांधी, लीला गांधी। चलिए शिला बापना, ह्रस्व 5 है, अ ई उ रू और लू। दीर्घ, दीर्घ आ ई उ लू रू लू ए आई ओ आगे औ। और संध्यक्षर।
संध्याक्षर ए आई ओ औ। चलिए अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? पर्व 25। बोलिए। बोलिए पुण्यशाली। चलिए मीना, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, कौन कौन से? मीना, नीतू भाई। बोलो। स्पर्श व्यंजन 25 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जैसे क वर्ग में बोलिए क, कौन? हाँ पूरा बोलिए। बोलूं गुरुजी? हाँ पूरा क बोलना वर्ग है। में क ख ग ग ञ, च वर्ग में च यहाँ छ नहीं ज है, ञ, ग है ग। य क ग ख ग ग ग य ग ग। ग। हाँ। च वर्ग में च छ छ, च छ छ छ ज्ञ, ट वर्ग में नहीं, रॉन्ग बोल रहे। च छ ज झ। च छ ज झ ञ, हाँ। ट वर्ग में ट ठ ड ड न, ड ढ। ड ढ न, ट वर्ग में ट थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, और अंतस्था य र ल बस बस व। बस, वो आपको नहीं बोलना है। अच्छा, चलिए पर वो भी आगे। स्पर्श व्यंजन है ना? नहीं नहीं नहीं, वो वो स्पर्श नहीं व्यंजन है। सिर्फ 25 ही है। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न, जस कुमार जैन, अंतस्था और उष्माक्षर कौन कौन से है? अंतस्थ 4 होते हैं, य र ल व, और उष्माक्षर जो गर्म हवा छोड़ते हैं स स स ह स। और हाँ, 3 ही हुए, फिर से बोलिए। उष्माक्षर स स स स ह। बराबर है, ठीक है। अगला प्रश्न, चंदन भाई, ओष्ठ्य में क्या क्या आते हैं? बुक में देखने का प्रयास नहीं करें। ओष्ठ्य में क्या क्या आता है चंदन भाई? चलिए दिनेश जैन। दिनेश जैन, म्यूट। बोलिए गुरुजी। ओष्ठ्य में क्या क्या, ओष्ठ्य में क्या क्या आता है? नहीं आता है? चलिए संगीता जैन। उ वर्ण, प वर्ग और ओ औ। हाँ, ये क्या है? ये ओष्ठ्य, जो होठ को स्पर्श होके कितने बोलते हैं? हैं। कितने हाँ, हैं? 9। कितने हैं? 9 ठीक 9। है, बहुत सुंदर। चलिए आगे, हर्षा जैन, मूर्धन्य कितने और कौन कौन से? मूर्धन्य रु रु, ट ठ ड ढ न, र और श। हाँ, इसको मूर्धन्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका साउंड सर में है। हाँ इसका साउंड सर मस्तिष्क में फील होता है इसलिए। बराबर है, ठीक है। चलिए म्यूट हो जाइएगा। अब जोड़ाक्षर के बारे में पूछूंगा। कौन सा अक्षर किस प्रकार से ज्वाइंट होकर बनता है? क्ष कैसे बनता है? क्ष। उसका जवाब देंगे विवेक शाह। विवेक शाह, क्ष कैसे बनता है? चलिए कांता जैन। हाँ हितांशी जैन, क्ष कैसे बनता है? क और श।
क और स मिलकर। ठीक है। च जो लिखते हैं, च कैसे बनता है? मीना राणावत, ममता राणावत, च कैसे बनता है? आधा श और च मिला के। बराबर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सुमन कोठारी के लिए। गोस्वान व्यंजन कितने और कौन कौन से? सुमन कोठारी, गोस्वान व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से? 20 चलिए 20 गुरुजी। हाँ बोलिए। 20 हाँ गोश्वान। बोलिए, कौन कौन से? ये ग घ ज नहीं, वही ना गुरुजी? ग ग ज ज नहीं, ग झ घ, फिर लास्ट न्य वाले। ड एक मिनट, ढ एक न। मिनट। लास्ट वाले लास्ट वाले तीन ना? लेटर को क्या बोलते? ग घ, फिर क्या है? न्य नहीं, ग न्या नहीं है, द ग है, ग ग। ग। नासिका के माध्यम से बोलना है। ओके ग। ओके। हाँ फिर ज बोलिए। झ न्य। फिर न्या नहीं ड है, ढ न्या न्या। न। ड ढ न्य। नहीं, गुरुजी च ड छ ढ न। ज झ न्या आएगा, डढना। हाँ ज झ न न्य नहीं, ना नहीं, न्या न्या न्य न्या ज झ न्य। न्या नहीं, यह जो य। बोलते हो ना, य हाँ नासिका से य बोलना। य य। य य। हाँ हाँ ओके। फिर ड ढ न। हाँ, फिर द ध न। बराबर फिर ब भ म। य बराबर। र और ल व ह। इसको घोसवान क्यों बोलते बस हैं? ना, इतने 20 व्यंजन ना। बड़ा घोसवान क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि घोषणा के साथ होता है, मतलब जोर से होता है। इसको बोलते समय आवाज में घोष आते हैं, इसलिए ओके घोसवान बोलते हैं। ठीक है। धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न है अनीता पोरवाल। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीनों में क्या फर्क है? अनीता पोरवाल। दीर्घ और प्लुत। हाँ, अनु जैन बोलिए, चलिए अनु जैन। प्रणाम गुरुजी। ह्रस्व प्रणाम। स्वर थोड़ा धीरे से बोला जाता है, दीर्घ स्वर जोर से बोला जाता है, और प्लुत ऐसे 3 बार आ ई ऐसे। बराबर है। और अनुनासिक? अनुनासिक नासिक की मदद से बोला जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अर्चना दफ्तरी। नामी और समान स्वर कौन कौन से हैं? गुरुजी आवाज आ रही है क्या? आ रही, आप बोलते जाइए बस। हाँ, नामी शब्द और समान ये स्वर संज्ञा के 2 प्रकार है। नामी में अ वर्ण को छोड़कर आ से लेके औ तक 12 शब्द को नामी कहते हैं। और समान शब्द में होता है जैसे 2 अक्षर जो समान बोले जाते हैं, जैसे अ आ ई उ रु रु और रु रु, जो 10 होते हैं वो समान है। ठीक है। अगला प्रश्न चिंतन एम झवेरी के लिए। प्रणाम। वर्ण के संयोग से क्या बनते हैं? शब्द। शब्द बनते हैं।
ठीक है, अगला प्रश्न। भरत बोरहा शब्द कितने प्रकार के, कौन कौन से? क्या प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। शब्द कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से? गुरुजी शब्द 5 प्रकार के हैं। हाँ, कौन कौन से? नामी, समान, ढूट, अशो, नहीं नहीं नहीं, अघोष। वो तो संज्ञा, नहीं गलत है, संज्ञा हुई वो तो, मैं शब्द पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये 4 प्रश्न का प्रकार जवाब कैसे दिलीप। गुरुजी? हाँ 4 बोलिए, प्रकार, 4 बोलिए। प्रकार। जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, जातिवाचक किसको कहते हैं? जातिवाचक जो सबकी जाति बताती है उसे जातिवाचक कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं गुरुजी। गुणवाचक जो किसी एक चीज की गुण बताती है उसे गुणवाचक। क्रियावाचक जो क्रिया बताती है, और द्रव्यवाचक जो नाम द्रव्य बताते हैं वो द्रव्यवाचक। ठीक है, दिलीप गणेशमल जैन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। संस्कृत व्याकरण में कितने प्रकार के गण हैं? गण कितने प्रकार के हैं? देखिए पुण्यशाली, आप ऐसे ऐसे करोगे तो इधर मुझे समझ में नहीं आएगा। आपको मोर के अंदर जाकर वहां पर वो बटन है, वहां पर जाकर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से मैं पूछूंगा। ऐसे जवाब मत दीजिए कोई भी। शिल्पा सा बोली, संस्कृत व्याकरण में गण कितने प्रकार के हैं? नहीं पता है आपको? चलिए निर्मला सोलंकी। निर्मला सोलंकी। चलिए नीरव जैन। नहीं हो रहा है। राजश्री चौहान, जल्दी से जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ, कितने प्रकार के हैं? गुरुजी फिर से एक क्वेश्चन। संस्कृत व्याकरण में धातुओं के कितने गण हैं? धातुओं के संस्कृत व्याकरण में 10 गण हैं। 10 गण हैं, कौन कौन से? बहुत सिंपल जवाब है। नहीं ध्यान है? चले निकिता संचेती। निकिता संचेती। संस्कृत व्याकरण में धातुओं के 10 गण हैं, उसमें से आप 1, 4, 6 और 10 आप सिखाएंगे। नहीं, मैं सिखाऊंगा तो 10 पहली किताब में ये 4 सिखाएंगे। अनम्यूट करना है बराबर? ठीक है, अभी चलिए पुण्यशाली, यहाँ तक अब सब अपना जो थम्सअप किया हुआ है वो पंजा हटा दीजिए। 26 के 26 मेंबर जो है वो अपना पंजा हटा दीजिए। अब अगला प्रश्न। हट गया सबका? अभी 14 मेंबर का है, सब हटा दीजिए फटाफट। अब चलिए, यहाँ तक जो सिखाया उसके अंदर किसी को कुछ डाउट रहे तो लिखकर भेजिए। किसी को भी कुछ डाउट रहे तो आप लिखकर भेजिए, तो उसका सॉल्यूशन आज कर देते हैं और उसके बाद में हम सेकंड चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे। 10 गण के नाम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। कई लोगों का कहने का है कि भाई जेरोक्स नहीं मिली, आज वापस ग्रुप में वो फाइल भेज दूंगा, जेरोक्स आपको वहां से निकालनी है। द्रव्यवाचक यानी क्या?
द्रव्यवाचक का अर्थ होता है एक वस्तु, एक पदार्थ जिसका जो नाम होता है उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। कोई भी एक वस्तु का नाम, एक पदार्थ का नाम, उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। जिनको ग्रुप में ऐड वगैरह होना है वो बाद में मैसेज मुझे कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। किताब की जो कॉपी है वो आज वापस एक बार ग्रुप में मैं डाल दूंगा। गुण क्या है? गुण अभी तक तो आपको बताया ही नहीं, गण बताया है। गण यानी विभाग। गण का मतलब विभाग होता है। इसमें 10 अलग अलग विभाग किए, 1 2 3 4 5 6 आदि। बराबर? और किसी को डाउट? क्या प्रेम क्या होगा? समझ में नहीं आया। नहीं, अप्रूवल जितने भी मेरे पास आए थे वो सब फुल हो चुके हैं। किसी का बाकी रहे अप्रूवल होना तो आप मुझे व्हाट्सएप या तो फोन कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है। एक जन ने बताया, सुरुचि कोठारी, धातु और नाम में कंफ्यूजन है। ठीक है, अब बाकी सब प्रश्न छोड़ दीजिए। धातु और नाम में कंफ्यूजन है। समझ लीजिए कि धातु किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार की क्रिया रहे और क्रिया को जो बताता है उसे धातु कहते हैं। खाना, पीना, चलना, सोना, नमस्कार करना आदि ये सब क्रिया है। और क्रिया को जो बताने वाला जो होता है उसको धातु कहते हैं। व्यक्ति को, वस्तु को, पदार्थ को बताने वाला रहता है उसे हम नाम कहते हैं। बराबर? नाम यानी व्यक्ति विशेष का नाम, कोई द्रव्य का नाम, कोई वस्तु का नाम, उसको नाम कहेंगे। और क्रिया जो रहेगी उसको धातु कहेंगे। जैसे मैं मंदिर जाता हूं, अब मैं मंदिर जाता हूं तो मंदिर जाने की क्रिया है, जाने की क्रिया वो धातु है। बराबर? और मंदिर वो क्या है? नाम है। मैं जो हूं वो नाम है, लेकिन क्रिया जो है उसको धातु कहते हैं। बराबर? तो अब तक हमने इतनी बातें सीखी है। वर्ण, स्वर, व्यंजन, ह्रस्व, दीर्घ, संध्यक्षर, स्पर्श व्यंजन, उष्माक्षर, अंतस्था, अनुनासिक, उसके बाद में वर्ण के उच्चार स्थान, उसके बाद में संज्ञाएं, व्यंजन की संज्ञा, स्वर की संज्ञा, और उसके बाद में 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं। इतनी बात अपनी लास्ट तक की क्लास में हुई थी। और मेरे ख्याल से इतनी बातें 90% लोगों को तो समझ में आ चुकी है। 10% लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको ये थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन भी रहे। और वैसा कंफ्यूजन किसी को यदि रहे तो उनसे निवेदन है कि आप कॉल कर दीजिएगा। कॉल क्लास होने के बाद में 9:30 बजे से लेकर 9:45 बजे तक या तो मैक्सिमम 10 बजे तक आप कॉल कर दीजिएगा तो आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। बराबर? अब आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हमने जो प्रारंभिक जो ग्रामर है उसके संबंध में बातें की थी। अब वहां से फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा हुआ। अब सेकंड चैप्टर के अंदर प्रवेश हम कर रहे हैं। यहाँ से पहला पाठ अपना शुरू होगा। टोटल 51 लेसन रहेंगे। कितने? 51। उसमें से फर्स्ट लेसन हमारा शुरू हो रहा है। फर्स्ट लेसन जो है जिसके अंदर वर्तमान काल है, वर्तमान विभक्ति है
और कर्तरी प्रयोग है। पहले नंबर में काल कौन सा? वर्तमान काल। और वर्तमान काल रहेगा तो उसके लिए जो नियम वगैरह भी जो रहेंगे वो वर्तमान विभक्ति के रहेंगे। और तीसरे नंबर में उसका जो प्रयोग है वो कर्तरी प्रयोग रहेगा। अब ये तीन चीज को पहले हम समझ लेते हैं। काल लगभग सब लोगों को पता है। कितने प्रकार के काल हैं? 3 प्रकार के काल है। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। अब ये 3 प्रकार के काल को थोड़ा एनलार्ज करेंगे और एनलार्ज करके संस्कृत भाषा में कुल मिलाकर 10 प्रकार के काल की बात आएगी। कितने काल आएंगे? 10 गण हैं और काल भी 10 प्रकार के रहेंगे। अब वर्तमान काल, पहले नंबर में आपको जो पता है वो 3 काल की बात कर लेते हैं। पहले नंबर में वर्तमान काल है, दूसरे नंबर में भूतकाल है, तीसरे नंबर में भविष्य काल है। प्रेजेंट की जो बात करेंगे वो वर्तमान काल की है। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं खा रहा हूं, वर्तमान काल। मैं जा रहा हूं, वर्तमान काल। मैं सो रहा हूं, वर्तमान काल। यानी अभी जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो सभी प्रकार की प्रवृत्ति कौन से काल में आएगी? वर्तमान काल में। अब सेकंड नंबर में भूतकाल, जो भूत हो चुका है, पास्ट हो चुका है। मैंने खाया था। मैं आज से 4 साल पहले बॉम्बे गया था। मैं आज से 2 साल पहले फलाने गुरु भगवंत को वंदन के लिए गया था। मैंने आज सुबह में नाश्ता किया। मैंने आज सुबह में 9 बजे भगवान की पूजा की थी। ये सब क्या है? भूतकाल, हो चुका, बराबर। और तीसरे नंबर का काल है भविष्य काल, फ्यूचर, करूंगा। मैं दिसंबर महीने में शिखर जी जाऊंगा। हमारे घर का ओपनिंग अक्टूबर महीने में दशहरे के समय में होगा। तो ये सब क्या है? फ्यूचर, भविष्य की बात है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो आपको बता रहे वो कौन सा काल बताएंगे? वर्तमान काल। अभी हम क्या कर रहे हैं उसके संबंध में बातें करेंगे। उसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। और वर्तमान काल जब होगा तो उसको जो नियम भी लगेंगे वो वर्तमान के ही लगेंगे, भूत के नहीं लगेंगे, भविष्य के नहीं लगेंगे। नहींतर क्या होगा? मैचिंग बैठेगा नहीं। जो आइटम समझ लो कि आप सिरा बना रहे हो, सिरे के अंदर आपने पानी डाला, आटा डाला, अब शक्कर की जगह पर नमक डाल दिया तो क्या होगा? गड़बड़ी हो जाएगी ना। बस उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो काल है उस काल को उस काल के नियम लगेंगे। जैसे धर्म के हिसाब से देखने जाए ना, भगवान के लिए नियम अलग, हमारे लिए नियम अलग। साधु संत के लिए पहले और अंतिम तीर्थंकर के नियम अलग और 22 तीर्थंकर के नियम अलग। भाई क्यों नियम अलग? तो कि वहां के जीव की बुद्धि, जीव की सरलता, जड़ता वगैरह अलग अलग रहती है, इसलिए नियम अलग अलग होता है। तो वर्तमान काल के जो नियम रहेंगे वो अलग रहेंगे। उसके जो विभक्ति के प्रत्यय रहेंगे, यानी एक एक प्रत्यय लगेगा और वो सब अलग अलग रहेंगे। तो पहले नंबर में वर्तमान काल जो समय को बताता है,
फिर वर्तमान विभक्ति यानी वर्तमान के जो प्रत्यय है वो सब उनको लगेंगे। और तीसरे नंबर के अंदर प्रयोग जो होते 3 प्रकार के होते, लिखना है तो लिख लीजिए। कर्तरी प्रयोग होता है, कर्मणि प्रयोग होता है और भावे प्रयोग होता है। तीन प्रकार के प्रयोग है, कर्तरी, कर्मणि और भावे। कर्तरी प्रयोग जो होता है उसके अंदर कर्ता की मुख्यता होती है। कर्ता यानी जो करने वाला रहे उसको कर्ता कहते हैं। यानी जो क्रियापद जो आएगा यानी धातु जो लगेगा वो कर्ता के अनुरूप लगेगा। कर्तरी प्रयोग में, कर्तरी प्रयोग में मुख्यता किसकी रहेगी? कर्ता की। कर्मणि प्रयोग में मुख्यता रहेगी कर्म की। कर्तरी प्रयोग में कर्ता की, कर्मणि प्रयोग में कर्म की। और भावे प्रयोग के अंदर नहीं कर्ता की मुख्यता है, नहीं कर्म की मुख्यता है। वहां पर जो मुख्यता रहेगी क्रिया की मुख्यता रहेगी। कर्तरी में कर्ता की मुख्यता, कर्मणि में कर्म की मुख्यता। देखिए शब्द के आधार पर ही क्लियर है। कर्तरी कर्ता, कर्मणि कर्म और भावे के अंदर क्रिया। इतना समझ में आ गया? पुनः एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले वर्तमान काल, 3 प्रकार के काल, भूत भविष्य वर्तमान। संस्कृत में हालांकि 10 प्रकार के काल की बात आएगी, उसकी चिंता अभी से मत करो। एक एक काल आता जाएगा, वैसे वैसे उसको समझते जाएंगे। और वर्तमान काल है तो उसको नियम वगैरह जो लगेंगे वो वर्तमान काल के लगेंगे। और प्रयोग जो होता है एक कर्तरी, एक कर्मणि और एक भावे प्रयोग। यानी कर्तरी के अंदर जो सेंटेंस बनेगा, क्रियापद जो लगेगा वो कर्ता के हिसाब से लगेगा। कर्मणि में जो क्रियापद लगेगा वो कर्म के हिसाब से लगेगा। और भावे प्रयोग के अंदर कर्म होता ही नहीं है, कर्ता की भी मुख्यता रहती नहीं है, लेकिन क्रियापद की मुख्यता रहती है। अब इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। पाठ पहला, जिसके अंदर पहला गण है। आपको 10 गण बताए थे। 10 गण में ये कौन सा गण है? पहला गण, बराबर। अब कोई बोल रहे कि एग्जाम्पल दीजिए कर्तरी, कर्मणि और भावे का। ठीक है, दे देता हूं। ये तीनों 3 सेंटेंस मैंने संस्कृत भाषा में लिखे हैं। हालांकि ये आपको इतना समझ में आएगा नहीं,
अहम खादामी वो तो समझ में आ गया, क्योंकि खाने के संस्कार अनादिकाल के हैं। और हमारी माताओं को तो खाने की बात आती है तो जल्दी समझ में आता है, बाकी कुछ समझ में आए कि नहीं आए। भाइयों को पैसे की बात जल्दी समझ में आती है और बहनों को खाने की। अहम खादामी, यहाँ पर जो अहम है वो करता है, इसलिए ये जो क्रिया, इसको क्रियापद बोलते हैं। ये जो खादामी है ना, उसको क्रियापद बोलते हैं। तो ये क्रियापद जो बना वो किसके हिसाब से बना, तो के कर्ता के हिसाब से। ये हालांकि अभी आपको इतना इसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपको प्रत्यय वगैरह पता नहीं चलेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज। लेकिन ठीक है, उन्होंने दृष्टांत देने के लिए बोला है तो इसलिए दे रहा हूँ। नहीं समझ में आए तो इसकी कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि ये आपका जो 30वां चैप्टर आएगा उसका विषय है। इसलिए अभी से आप चिंता उसकी मत करो। यहाँ पर अहम वो करता है, क्रियापद बना वो अहम के हिसाब से बना, बराबर। कर्मणि के अंदर देखिए इसका अर्थ क्या होता है, मैं खा रहा हूं। कर्मणि में अर्थ क्या होगा, मेरे द्वारा ऐसा हुआ। मैं खा रहा हूं, मेरे द्वारा अन्न खाया गया, या तो मेरे द्वारा अन्न खा रहा हूं, उस प्रकार का अर्थ होगा। ये कर्मणि है। अब ये कर्म है, अन्न कर्म है, और इसलिए इसको जो सेंटेंस जो हुआ उसको कर्म के हिसाब से हुआ। क्रियापद जो आया वो किसके हिसाब से आया, कर्म के हिसाब से। और भावे प्रयोग होता है जिसमें सिर्फ कर्ता होता है, कर्म होता ही नहीं। क्या होता है, कर्म होता ही नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब देखिए वर्तमान काल किसको कहते हैं, वो इस नियम के अंदर बता रहे। पहले गण का पहला नियम है, क्या लिखा है, जो क्रियाएं अभी चल रही है उसे बताने वाले काल को वर्तमान काल कहते हैं। एट प्रेजेंट अभी जो हम क्रिया कर रहे, जैसे मैं पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूं, आप पढ़ने की क्रिया कर रहे हो, तो उस क्रिया को कौन सा काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, बराबर। जैसे मैं चलता हूं, मैं खाता हूं इत्यादि जो है वो कौन सा काल बता रहा है, वर्तमान काल। अभी जो हम कर रहे, कर दिया तो वो भूतकाल हो गया, करने वाले तो वो भविष्य काल हो गया, बराबर। अब दूसरा नियम है, धातु जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। परस्मैपदी होते हैं, आत्मनिपदी होती है, और उभयपदी होते हैं। कितने प्रकार के धातु है, परस्मैपद, आत्मनेपदी और उभयपदी। इसके जो नियम आएंगे वो आपको एक एक करके आएंगे। पहले पार्ट से लेकर 14 पार्ट तक आपको सिर्फ परस्मैपदी ही आएगा। 15वें पाठ में आत्मनिपदी और उभयपदी आएगा। परस्मैपदी, आत्मनिपदी और उभयपदी।
तीन प्रकार के पद हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। जैसे कि आपको एक दृष्टांत देकर बता देता हूं। परस्मैपदी के अंदर नम आदि धातु आएंगे, आत्मनेपदी के अंदर वंद आदि धातु आएंगे और उभयपदी के अंदर रो वगैरह धातु आएंगे। अब परस्मैपदी के जो पहला पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा पुरुष आदि जो उसके प्रत्यय लगेंगे वो अलग रहेंगे, आत्मनेपदी के अलग रहेंगे। और दोनों भी जिसको लगे, परस्मैपदी भी लगे आत्मनेपदी भी लगे, उसको उभयपदी बोलते हैं। परस्मैपद को सिर्फ परस्मैपद लगेगा, आत्मनेपदी को सिर्फ आत्मनेपदी लगेगा, और उभयपदी जो रहेगा, जो उभय का अर्थ है दोनों में, परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में से कोई भी नियम आप लगा सकते हो, उसको क्या कहते हैं? उभयपदी। परस्मैपदी को सिर्फ एक ही नियम लगेगा, जो होगा, जो प्रत्यय उसके होंगे वही लगेंगे। आत्मनेपदी होंगे तो उसको आत्मनेपदी के ही लगेंगे, और उभयपदी जो रहेंगे उसको दोनों के नियम लगेंगे। बराबर, ये पहला पाठ हुआ, बहुत सिंपल है। अब दूसरे पाठ के अंदर स्टार्टिंग की बात हम कर लेते हैं, उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे। अब दूसरे पाठ के अंदर वर्तमान काल के, यानी वर्तमान काल में तीन पद आएंगे, परस्मैपद भी आएंगे, उभयपदी भी आएंगे, आत्मनेपदी भी आएंगे। अभी हम कौन सा पद सीख रहे हैं? तो कि परस्मैपद सीख रहे। उसके अंदर भी तीन पुरुष होते हैं। तीन पुरुष है। फर्स्ट हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हम समझ लो कि तीन जन खड़े हैं, तीन में से कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको आएगी? खुद को। फर्स्ट यानी मैं। सेकंड कौन आएगा? तो कि नजदीक में जो है वो सेकंड आएगा। थर्ड में कौन आएगा? तो कि वह, मैं, तुम और वह, ये तीन आएंगे। उसके अंदर भी तीन वचन होते। एक वचन है जो सिंगल को बताएगा, द्विवचन है जो दो को बताएगा, और बहुवचन है जो दो से अधिक को बताएगा। तो उसके प्रत्यय अभी आपको बता रहे, परस्मैपद के 9 प्रत्यय है, उसको आपको रट्टा लगाना है। बराबर, तीन पुरुष है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इतना समझ में आया? जिसके अंदर वचन तीन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
एक की बात करनी होगी तो एक वचन आएगा, दो की बात करनी होगी तो द्विवचन आएगा, बहुत सारे की बात करनी होगी तो बहुवचन आएगा। उसके प्रत्यय रहे हुए मी, ये फर्स्ट पुरुष के है। फर्स्ट पुरुष एक वचन में मी, द्विवचन में बस, बहुवचन में मस। दूसरा पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन में थस, बहुवचन में थ। तीसरा पुरुष एक वचन में ती, द्विवचन में तस और बहुवचन में अंति। अब ये सब क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो जब सेंटेंस बनेगा तब आपको पता चलेगा। अभी तक तो आपको देखिए वर्तमान काल समझ में आ गया, कर्तरी प्रयोग समझ में आ गया, ये वर्तमान काल के परस्मै पद के प्रत्यय है, बराबर। ये प्रत्यय का मीनिंग क्या होता है वो आपको कल नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को समझ में आएगा। अभी तो आपको क्या करना है, इतना रट्टा लगाना है, मी वस मस सी थस थ ती तस अंति। एक वचन फर्स्ट पुरुष आए तो मी, एक वचन द्विवचन में फर्स्ट पुरुष आए तो बस, और बहुवचन में फर्स्ट पुरुष आए तो मस। दूसरा पुरुष तुम के लिए सी थस थ ती तस अंति, बराबर। तो इस प्रकार से आज यहाँ पर हम विराम को प्राप्त करते हैं। दूसरा पार्ट पूरा करूंगा तो काफी लोगों को थोड़ा जी घबराने लगेगा, और इसलिए यहाँ पर रुकते, धीरे धीरे अपन कछुए की चाल चलेंगे, कोई चिंता नहीं करनी, बराबर है। चलिए, अब जिनको भी कुछ प्रश्न है तो आप थम्स अप कीजिएगा। जिन्होंने पहले से करके रखे हैं वो हाथ नीचे कर दीजिएगा, और जिनको रियल में प्रश्न पूछने तो हाथ ऊपर कीजिएगा। वो इतने सारे हाथ ऊपर हो गए। चलिए, ललित मुनोत। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी वो समझ में नहीं आया है, मस वस वो वापस एक बार रिपीट करो ना। ये खाली आप अभी रट्टा लगा दो, ये आप रट्टा लगा दो। आप खड़े तो लिखने में भी नहीं हुआ है। नहीं, यानी आपके पेपर में लिखा हुआ ही है ना, 5 सेकंड में वहां पर जो आपको पेपर दिया है, हाँ, उस पेपर के अंदर लिखा हुआ ही। हाँ, उसमें लिखा हुआ है, बराबर। इसको समझ में नहीं है उसको छोड़ दो, खाली रट्टा आज लगाना है, समझ में कल ला दूंगा। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। चलिए, हितांशी जैन। तानवी जैन। गुरुजी पुरुष का मतलब क्या है? हाँ गुरुजी। हाँ बोलो। हितांशी जैन। गुरुजी पुरुष का मतलब क्या है? पुरुष यानी क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऐसे 3 पुरुष बताए हैं। फर्स्ट में जैसे मैं आऊंगा, सेकंड में तुम आओगी, थर्ड में वह आएगा। यानी जैसे हम बोलते हैं ना कभी, वो ऐसा कर रहा है, तुम ऐसे कर रहे हो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस प्रकार से उसका प्रयोग होगा। ये जब मी बस मस आदि का अर्थ आप समझ जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बराबर। हाँ, धन्यवाद गुरु।